I once again welcome you all to Awakening Classes. इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही है और हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने आर्टिकल 32 तक कवर किया था। आर्टिकल 32 जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर। यही वो आर्टिकल है जिसकी वजह से बाकी सभी आर्टिकल्स रियल बनते हैं, बाकी सब फंडामेंटल आर्टिकल्स रियल बनते हैं, क्योंकि इसी आर्टिकल की हेल्प से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वो रिट्स इशू करता है, कुछ ऑर्डर निकालता है। जब भी किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट्स इशू करेगा, जो कि रिट्स जो हैं वो उस अथॉरिटी को रोकेंगे कि आप इस पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिट्स बेसिकली एक ऑर्डर होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है जो आर्टिकल 32 के अंडर निकाला जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। तो रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इशू करता है और हाई कोर्ट जो है वो इशू करता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट तभी इशू करेगा जब किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के केस में भी रिट इशू कर सकता है और अदर केसेस में भी हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रिट इशूइंग पावर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया में कहीं भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उधर रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट सिर्फ अपनी टेरिटरी में ही करेगा। अगर महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है तो वो महाराष्ट्र में ही जो है वो रिट इशू कर सकता है, वो बाकी किसी स्टेट में नहीं कर सकता। जैसे वो तमिलनाडु में रिट इशू नहीं कर सकता, बट सुप्रीम कोर्ट हर जगह कर सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हम रिट्स का आज कंसेप्ट पढ़ेंगे। रिट्स का कंसेप्ट हमने बोरो किया है इंग्लिश लॉ से। तो इंग्लिश लॉ में रिट्स को बोलते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक वो इन्फोर्स ना हो। इन्फोर्स होने के लिए आर्टिकल 32 की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ अपनी टेरिटरी में ही करेगा कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट ही हम बोलते हैं डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसकी गारंटी प्रोवाइड करना, वो कौन प्रोवाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो लॉ को इंटरप्रेट करता है, और उसी का काम है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करना, और गारंटर भी वही है जो गारंटी प्रोवाइड करता है। अब डिफरेंट तरह की रिट्स हैं, 5 तरह की रिट्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं। सबसे पहले होती है हेबस कॉर्पस, ठीक है, मैंडामस, सर्शरोरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। एक एक करके हम इन रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली आपने रिट्स में कितना समझना है कि रिट्स जो है उस रिट के मुताबिक होता क्या है, वो किसके अगेंस्ट इशू होता है, और अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेबस कार्पस। हेबस कार्पस वर्ड जो है वो एक लेटिन वर्ड से निकला गया है, टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब अगर कोई पर्सन है, सपोज करो एक पर्सन है, उसको किसी ने अनलॉफुली डिटेन कर लिया है। अनलॉफुली डिटेन कर लिया है। देखो डिटेंशन हमने पढ़ी थी ना, एक प्रिवेंटिव होती है डिटेंशन, ठीक है, एक प्यूनिटिव होती है। वो लॉफुल डिटेंशन थी। देखो कोर्ट ने अगर बोला है किसी इस पर्सन को डिटेन करो, आप कर सकते हो, गवर्नमेंट करती है डिटेन। बट अगर किसी पर्सन को आप अनलॉफुली डिटेन कर ले तो कानून में उसको डिटेन करने के लिए लिखा नहीं, आप ऐसे ही डिटेन कर सकते हो। तो वो पर्सन क्या करेगा? वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तब हेबस कार्पस रिट इशू करेगा और उस पर्सन को पेश करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आगे। अगर किसी पर्सन को आपने अनलॉफुली डिटेन किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट हेबस कार्पस रिट इशू करेगा, तो उस पर्सन को आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि हेबस कार्पस से बेसिकली इंडिविजुअल की लाइबर्टी जो है अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन नहीं किया जाए। ठीक है, और ये इशू होती है पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है, और प्राइवेट इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल भी अगर डिटेन किया जा रहा है अनलॉफुली, उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट हेबस कॉर्पस रिट जो है वो इशू कर सकता है। ठीक है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई डिटेंशन लॉफुल हुई है,
लॉफुली हुई है, मतलब जैसे सपोज को आपने कोई क्राइम किया तो आपको डिटेन किया है, तो भाई तब थोड़ी सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा कि उसको पेश करो। तो अगर डिटेंशन लॉफुल है तो नहीं होगा। अगर आप कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है बेसिकली समझो। अगर कोर्ट कोई डिसीजन देता है और आप उस डिसीजन को मानने से मना कर देते हो या कोर्ट के अगेंस्ट बोलते हो, तो वहां आप पे लग जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उस केस में आपको अगर डिटेन किया जाता है तो ये रिट इशू नहीं होगी, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर आपको डिटेन किया है, जैसे किसी और कंट्री में डिटेन किया, तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट वहां पर रिट इशू नहीं करेगा। मतलब जहां पर जुरिस्डिक्शन है किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, वहां तक ही वो रिट इशू कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको हेबस कार्पस समझ आया। नेक्स्ट इज मेंडामस। मेंडामस रिट का मीनिंग होता है वी कमांड। क्या होता है? वी कमांड। ये इशू होती है किसी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट भी, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू हो सकती है, कारपोरेशन के अगेंस्ट, कोर्ट के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो उसके लिए इंफीरियर कोर्ट क्या आगे, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट है तो उसके लिए इंफीरियर कोर्ट के आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट, इन सब के अगेंस्ट ये मेंडामस रिट इशू हो सकती है। अब ये रिट इशू क्यों होती है? ये इसीलिए होती है कि अगर सपोज करो कोई पब्लिक बॉडी है, हम पब्लिक बॉडी की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर वो पब्लिक बॉडी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, वो फेल हो चुकी है अपना काम करने में, या वो मना कर रही है कि वो अपना काम नहीं करेगी, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट मेंडामस रिट इशू करेगी, तो उस पब्लिक बॉडी को अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहां पर भी एक्सेप्शंस हैं। पहले आपको मेंडामस में समझना है, मेंडामस इशू होने का मतलब है मेंडामस किसी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, कारपोरेट, इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट इशू होती है। और उन क्यों इशू होती है? अगर वो पब्लिक बॉडी अपना काम ठीक नहीं कर रही है या वो मना कर रही है काम करने से, तब ये रिट इशू होती है। बट यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं हो सकती है, गवर्नर के अगेंस्ट नहीं हो सकती है, अगर कोई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो उनके अगेंस्ट भी ये रिट इशू नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस। आई होप पेन नोटबुक आप लेके बैठे हो और ये पॉइंट भी साथ साथ लिख रहे हो। अब थर्ड इज प्रोहिबिट। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। ये जो है ये रिट इशू होती है अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल, ठीक है। जुडिशियल होता है जो कंप्लीटली जुडिशियल होती है, क्वाजी जुडिशियल होती है जिनका जुडिशरी वाला फंक्शन भी होता है और थोड़ा एग्जीक्यूटिव वाला भी होता है। जैसे फाइनेंस कमीशन भी एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी आ जाती है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। कई बार क्या होता है, कोई एक लोअर कोर्ट है ना, उसकी हर एक कोर्ट की अपनी एक टेरिटरी है, वहां तक उसकी जुरिस्डिक्शन चलती है। बट अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके काम कर रहा है, तो उससे अपर कोर्ट जो होगा वो रिट इशू करेगा। जैसे हाई कोर्ट रिट इशू कर देगा कि भाई आप अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकते। तो जब कोई जुडिशियल बॉडी, सॉरी पर्सन नहीं, जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडी अपनी टेरिटरी से बाहर जाके काम करे, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम करती है, तो एक कोर्ट जो है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो रिट इशू करेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक आपने तीन चीजें जो पढ़ी है ना, इनमें फर्क समझो। देखो, हेबस कॉर्पस जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी हो सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है। ये भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकता है, कोर्ट में हो सकता है, बट प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैंडामस इशू नहीं होता है। और अगर आप प्रोहिबिशन की बात करें तो प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल मैटर्स में होता है, जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट होता है। ये आपको चीजें देखनी है, ठीक है। अब प्रोहिबिशन के बाद आपका आ जाता है सर्जरी। सर्जरी का मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। देखो, जैसे ये अगर अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है तो आप प्रोहिबिशन लगा सकते हो। बट अगर कोई लोअर कोर्ट क्या कर रहा है, लोअर कोर्ट में कोई केस पड़ा हुआ है, लोअर कोर्ट में कोई केस पड़ा हुआ है और उस केस को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या वो सॉल्व कर रहा है तो उसमें कुछ एरर दिख रहा है आपको, तो हायर कोर्ट उसे बोलेगा कि ये जो केस है ना, ये आप उसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जस्ट सपोज करो हाई कोर्ट ने रिट इशू करी, ध्यान से समझना, हाई कोर्ट ने रिट इशू करी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट, अगर सपोज करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर देता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर देता है, तो हाई कोर्ट क्या करता है, सर्जरी इशू कर देता है। वो क्यों इशू करेगा? सपोज करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर में एरर है, कुछ गलती है, तो हाई कोर्ट सर्जरी इशू करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया होगा ना, ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हाई कोर्ट के पास। अब वो हाई कोर्ट में चलेगा। तो सर्जरी का मतलब होता है कि जब अगर कोई एक लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर करता है, उस ऑर्डर में एरर है, तो उस जो जजमेंट है उसको ट्रांसफर करना टू हायर कोर्ट, उस केस में सर्जरी रिट इशू होती है, ठीक है।
और इसका काम दोनों प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। देखो प्रिवेंटिव क्यूरेटिव कैसे है, जैसे प्रोहिबिशन में वो प्रिवेंट कर रहा था, रोक रहा था कि आप जो है अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं जा सकते, यहां पर भी ये रोक रहा है, प्लस ये एक और काम कर रहा है, ये उसको ठीक भी कर रहा है। ठीक कैसे कर रहा है, ये आप केस अपने में ले लेगा और खुद इसको रेक्टिफाई करेगा, ठीक है, रेक्टिफाई करेगा। तो मतलब सर्चरी जो है वो प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। क्यू वारंटो रिट तभी इशू होती है ये क्लेम करने के लिए कि आपका क्लेम चेक करने के। सपोज करो अगर आप कोई किसी पब्लिक ऑफिस, अगर कोई पब्लिक ऑफिस है उसके ऊपर कोई क्लेम करता है कि भाई ये ऑफिस मतलब ये सीट मेरी है, मैं इसको बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो किस अथॉरिटी से आप बोल सकते हो कि आप उस पब्लिक ऑफिस को बिलोंग करते हो, उस चीज को चेक करने के लिए हम एक रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, उसको बोलते हैं हम क्यू वारंटो, ठीक है। तो लीगलिटी चेक करने के लिए कि किस अथॉरिटी या किस वारंट पे आप उस को क्लेम कर रहे हो, उसके लिए एक रिट इशू होती है, दैट इज क्यू वारंटो। तो अभी तक हमने पांचों तरह की रिट्स को पढ़ लिया है, तो मैं एक बार आपको बता दूं, यहीं पे देख लो आप। हेबस कार्पस इशू होती है टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ अ पर्सन, अगर आपने अनलॉफुली किसी को डिटेन किया तो उसकी बॉडी आपने सामने लानी है, तो हेबस कार्पस इशू होगी। मैंडामस तब इशू होती है कि अगर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, ठीक है, लोअर कोर्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाए, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी फेल हो जाती है तो उसके अगेंस्ट मैंडामस इशू होती है। प्रोहिबिशन इसलिए इशू होती है कि अगर आप अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करके बाहर जा रहे हो तो आपको रोका जाता है। सर्चरी इशू होती है कि आप अगर कोई कोर्ट है उसने कोई डिसीजन लिया उसमें एरर है, तो सर्चरी इशू करने पर उस एरर को रेक्टिफाई किया जा सकता है, उस केस को ट्रांसफर किया जाता है। ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। और क्यू वारंटो चेक करने के लिए होता है कि किस अथॉरिटी से आप किसी पब्लिक ऑफिस को क्लेम कर रहे हो, ठीक है। आई होप ये रिट्स आपको समझ आई होंगी। अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ही आपने जाना है यहाँ पर कि उसमें कितना इन डेप्थ पूछा जाता है। कुछ एग्जाम्स में तो सिंपल होता है, तो बाकी कुछ एग्जाम्स में डीपली भी पूछा जाता है ये चीजें। जैसे इनमें एक्सेप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप यूपीएससी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एक्सेप्शंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है। बट अगर आप जेकेएसएसबी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो आपके लिए यही काफी है कि ये जो रिट्स होती हैं 5 तरह की होती हैं, और हर एक का आपको थोड़ा मीनिंग पता होना चाहिए कि उस वो रिट कैसे इशू होती है और क्यों इशू होती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 कंप्लीट हो गया और 32 के अकॉर्डिंग जो 5 तरह की रिट इशू होती हैं वो भी हमने देख लिए। अब आर्टिकल 33 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या एब्रोगेट खत्म कर सकता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री और पुलिस। अब देखो आपने फंडामेंटल राइट्स देखे हैं, उसमें बहुत सारे राइट हैं, जैसे राइट टू स्पीच, आपको बोलने का हक है, आप कुछ भी बोल सकते हो अगेंस्ट गवर्नमेंट एनीवन। क्या आप समझते हो कि ये सारे राइट आर्म्ड फोर्सेस वालों के पास होने चाहिए, पैरामिलिट्री या पुलिस के पास होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। अगर ये राइट इनके पास होंगे ना, इतने ज्यादा राइट्स, तो वो एक टाइम पे आके बोल देंगे कि हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट इससे हैम्पर होता है। देखो जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, हर एक पर्सन को जीने का हक है ना। अब जो आर्मी और पुलिस वाले होते हैं वो जब वॉर में जाते हैं तो उनकी लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी हैम्पर होती है, तो मतलब उसका फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है, तो वो कोर्ट में चले जाएंगे, हमारा फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है। तो इस तरह से तो देश वर्क ही नहीं ना कर सकता। इसीलिए पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट को रोक सकता है, किस किन किन के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए, सीआरपीएफ जो भी है सबके लिए ये रोक सकते हैं, चाहे वो नेवी है, ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स है, सबके लिए आ गया। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने डिफरेंट एक्ट पास किए हैं, जैसे आर्मी एक्ट पास किया, पुलिस फोर्स एक्ट पास किया, ताकि इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको खत्म कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया कि इनके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आर्टिकल 33 इसके करस्पॉन्डिंग था। तो 33 रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्टिकल 34 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है फंडामेंटल राइट्स पे जब मार्शल लॉ लगाओ। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल, जब मिलिट्री रूल लगाओ। अब मिलिट्री रूल क्या होता है? मिलिट्री रूल होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, इंटरनल डिस्टर्ब कुछ भी हो सकता है, जब सिविल अथॉरिटी, मतलब जैसे सिविल अथॉरिटी क्या होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम करता है, गवर्नमेंट काम करती है, वो सिविल अथॉरिटी की को रिप्लेस करके क्या आ जाए, आर्मी आ जाए, सब कुछ आर्मी देखे, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं मिलिट्री रूल। और जब भी मिलिट्री रूल या मार्शल लॉ कहीं पर लगा होता है ना, तब इंसान के फंडामेंटल राइट्स नहीं देखे जाते। अगर कहीं पर मिलिट्री रूल लगा है और आप बोलो हमें बोलने की
स्पीच और एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो भाई आप नहीं जा सकते, क्योंकि मार्शल लॉ वाली कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट पूछा जाता है कि मार्शल लॉ क्या डिफाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ वर्ड कहीं भी डिफाइन नहीं है। और सेकंड, ये मार्शल लॉ वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, ये हमने कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया, ये भी आपको याद है। आर्टिकल 34 जो है वो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स पे, जब मार्शल लॉ फोर्स में हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल, जिस केस में क्या होता है कि सिविल अथॉरिटीज को कौन रिप्लेस कर देती है, आर्मी। नेक्स्ट आर्टिकल 35 गिव पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट। देखो अब कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे, उनके रिलेटेड कुछ भी लॉ बनाने हैं, तो वो पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी गई है। अगर फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग लॉ बनाने को स्टेट का लेजिस्लेचर, जैसे गुजरात का लेजिस्लेचर उठ के लॉ नहीं बना सकता, उसमें ये राइट किसको दिया गया है, सिर्फ पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट में लाने के लिए लॉ बना, जैसे आपको पता है ना अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है, तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस के अगेंस्ट एक्ट आया। आर्टिकल 35 ये कहता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को, वो लॉ बना सकता है टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। जैसे आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया गया था। आप मुझे ये डेट बता सकते हो ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कब आया था, मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। तो इसके साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि संडे को, देखो आज थर्सडे है तो लास्ट लेक्चर था आज, उसके बाद अब मंडे को लेक्चर आएगा पॉलिटी का। तो संडे को इवनिंग में 8 बजे जो डेली क्विज होता है हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, इस बार का जो डेली क्विज होगा ना संडे का, संडे के डेली क्विज में आपको पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, जितना हमने आज तक पढ़ा है इन सब के बेसिस में आपको पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ तक पढ़ के आना, फिर मुझे भी पता चलेगा आप कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितनी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।